हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम लैंग्वेज टू इंग्लिश का जो पेपर अभी सी टैट का जो हमारा बेसिकली एग्ज़ाम हुआ था फरवरी में, उसमें मैं वो वाला सेट डिस्कस कर रही हूँ जिसमें बच्चों ने इंग्लिश को लैंग्वेज 2 सेलेक्ट किया था, राइट। और फर्स्ट लैंग्वेज उन्होंने हिंदी सेलेक्ट की थी और सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश चूज की थी। फिर कल मैं क्लास लेकर आऊँगी जिसमें मैं डिस्कस करूँगी जिसमें इंग्लिश उनकी फर्स्ट लैंग्वेज थी, राइट। सो हम देखेंगे कि क्या डिफरेंस होता है और कैसे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि आप सबको पता है इसमें पैसेजेस आते हैं, राइट। जिन्होंने लैंग्वेज 2 सेलेक्ट किया होगा उसमें 2 पैसेज होते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। और जिन्होंने लैंग्वेज 1 इंग्लिश सेलेक्ट किया होगा, हम कल उसको देखेंगे, उसमें एक पैसेज होता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और एक पोएट्री होती है जिसमें बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। सो ये लैंग्वेज 2 जिन्होंने इंग्लिश सेलेक्ट की थी, ये वो वाला सेट है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। लिखा हुआ है, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस। So people are drawn to the vegetarianism by all sorts of motives. ठीक है, motives. So people are drawn मतलब vegetarian की तरफ, peoples are drawn मतलब खींचे चले जाते हैं, all sorts of motives मतलब सबके अपने अपने motive होते हैं. Some of us wants to live longer, healthier lives or do our part to reduce pollution. हम क्या चाहते हैं कि लॉन्गर लाइफ को हम जिएं, सम ऑफ अस मतलब हम में से कुछ चाहता है कि लंबी लाइफ जिएं, हेल्दियर लाइफ जिएं, और हमारा जो पार्ट है वो किसमें, पोल्यूशन को रिड्यूस करने में, उसमें अपना पार्ट योगदान दें. अदर्स हैव मेड द स्विच बिकॉज वी वांट टू प्रिजर्व अर्थ नेचुरल रिसोर्सेज. सो अदर्स मतलब जो पहले लोग तो इसलिए हुए क्योंकि उनको लंबा जीना था, किसी को हेल्दी लाइफ चाहिए थी, है ना. और दूसरे लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने स्विच किया, मतलब चेंज क्यों किया, क्योंकि वो प्रिजर्व मतलब संरक्षण करना चाहते थे नेचुरल रिसोर्सेज का. और बिकॉज वी हैव ऑलवेज लव्ड एनिमल्स एंड आर इथिकली अपोज टू ईटिंग देम. सो हमने हमेशा से एनिमल को लव किया है और हम उनके अपोज में हैं कि ईटिंग दम मतलब हम उन्हें नहीं खाना चाहते हैं, क्योंकि हमने हमेशा से एनिमल्स को प्यार किया है ना. सो नेक्स्ट है, वेजिटेरियनिज्म प्रमोट्स अ नेचुरल वे ऑफ लाइफ. तो जो वेजिटेरियन है वो क्या करता है, प्रमोट करता है, मतलब क्या करता है, प्रमोट करता है मतलब बढ़ावा देता है नेचुरल मतलब प्राकृतिक वे ऑफ लाइफ को. बट डिस्पाइट इट्स इम्प्लिसिट मैसेज ऑफ यूनिवर्सल लव. डिस्पाइट मतलब बावजूद, डिस्पाइट का मतलब क्या होता है, बावजूद, इसके बावजूद जो इम्प्लिसिट मैसेज है, इम्प्लिसिट मतलब छुपा हुआ, आंतरिक मैसेज जो है, यूनिवर्सल लव मतलब ये पूरा यूनिवर्सल लव का जो मैसेज है, नॉन बैलेंस मतलब अहिंसा का, इट हैज़ नॉट स्प्रेड एज इट शुड हैव. सो ये ऐसा नहीं, स्प्रेड मतलब फैला नहीं है जितना कि इसे फैलना चाहिए था. दिस मे बी बिकॉज इट यूजली इज एन इनवर्ड लुकिंग हैबिट. ये क्यों हुआ, क्योंकि शायद यह एक यूजली मतलब लगभग क्या है, इनवर्ड मतलब अंदर की तरफ हैबिट है, हमारे अंदर छुपी हुई हैबिट है, और इज बेस्ट कल्टिवेटेड इन द माइंड. और कल्टिवेटेड का मतलब कि कहाँ पे बनाई जाती है, माइंड में, हमारे माइंड में बनाई जाती है, और अंदर की हमारी एक हैबिट है. लीडिंग वेजिटेरियन वे ऑफ हेल्प द एनिमल किंगडम को एग्जिस्ट विथ मैन. तो ये जो हमारा वे ऑफ वेजिटेरियन क्या कर रहा है, लीड कर रहा है वेजिटेरियन वे ऑफ लाइफ कि एनिमल किंगडम क्या है, जो एनिमल्स हैं को एग्जिस्ट मतलब साथ में रह सके, किसके, आदमियों के. द एनिमल्स सप्लाई मिल्क, मेन्योर एंड एनर्जी. एनिमल क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं मिल्क की, मेन्योर मतलब खाद की, एनर्जी राइट जिससे ऊर्जा मिलती है. This has been central to the Indian culture for thousands of years. ये सेंटर में रहा है मतलब मुख्य रहा है, किसके लिए, इंडियन कल्चर के लिए, मतलब हजारों सालों से ये मेन रहा है. The vegetarian lifestyle is natural, manifest and helps self preservation in a healthy way. So जो वेजिटेरियन लाइफ स्टाइल है ना, ये नेचुरल है मतलब प्राकृतिक है, मैनिफेस्टेड मतलब होता है वेरिड मतलब बहुत सारे, और हेल्प करती है किसमें, सेल्फ प्रिजर्वेशन में, इन अ हेल्दी वे. फूड एंड हेल्थ आर क्लोजली रिलेटेड. जो फूड है और हेल्थ है वो क्या है, क्लोजली रिलेटेड है एक दूसरे से. फिर है, वेजिटेरियन फूड्स प्रोवाइड एन इन्फिनिट
variety of flavors, whereas non-vegetarian foods have hardly any taste of their own. So यहाँ पे तारीफ हो रही है. तो वेजिटेरियन फूड जो है वो प्रोवाइड करता है इन्फिनाइट, मतलब कि अनगिनत अनंत वैरायटी ऑफ फ्लेवर्स जो हैं, और जहाँ की यहाँ पे फिर से कॉन्ट्रास्ट में कंपैरिजन हो रहा है. नॉन वेजिटेरियन फूड जो होते हैं वो हार्डली, मतलब मुश्किल से कोई भी टेस्ट उनमें खुद का होता है. इन फैक्ट नॉन वेजिटेरियन फूड्स हैव टू बी सीजन्ड, मतलब विथ इंग्रेडिएंट्स फ्रॉम द वेजिटेबल किंगडम टू मेक देम पैलेटेबल. तो नॉन वेजिटेरियन जो फूड है उन्हें सीज़न, मतलब यहाँ पे सीज़न का मतलब तो एक सीज़न होता है जो आप मौसम की बात करते हैं, दूसरा सीज़न का मतलब होता है सजाना, जो परोसना होता है खाने को. उनको ऐसे इंग्रेडिएंट्स को के साथ उनको सजाया जाता है जो कि वेजिटेबल किंगडम, मतलब वेजिटेबल से बनाए हुए होते हैं. सो क्योंकि मेक देम मोर देम पैलेटेबल वर्ड का मतलब क्या होता है? प्लीजेंट टेस्टिंग, मतलब टेस्टी खाना बनाने के लिए उन्हें सजाया जाता है वेजिटेबल किंगडम के इंग्रेडिएंट्स से. राइट, ये था हमारा पैसेज. अब इस पे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, हम उन्हें देखते हैं. तो ऐसे में ना हमें क्या करना होता है, हमें डायरेक्टली क्वेश्चंस पे आपको नहीं जाना, क्योंकि अगर आप पैसेज को समझोगे नहीं तो आप कैसे जवाब दोगे, राइट, क्वेश्चंस का. तो पहले हम पैसेज समझते हैं, देन हम अपना जवाब देते हैं. फर्स्ट क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड कल्टिवेटेड. कल्टिवेटेड का मतलब क्या था? यहाँ पे यूज हुआ था ना कल्टिवेटेड का, जस्ट चेंज कलर. कल्टिवेटेड का मतलब होता है डेवलप्ड. यहाँ पे कहीं पे यूज हुआ था ना कल्टिवेटेड, लॉन्गर हेल्दियर. चलिए छोड़िए, कल्टिवेटेड का मतलब होता है डेवलप करना. ठीक है, जैसे आपने सुना होगा कल्टिवेट करना, खेत की जोताई. तो हाँ, वही वर्ड है कि डेवलप करना किसी भी चीज़ को. ऑलराइट, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज अपोजिट. यहाँ पे सिमिलर पूछा हुआ था और यहाँ पे क्या अपोजिट पूछा हुआ है. मीनिंग ऑफ द वर्ड टेस्टलेस यूज्ड इन द पैसेज. तो सीजन का मतलब तो सजाना हो गया, टेस्ट इज जस्ट स्वाद हो गया. पैलेटेबल का मतलब होता है टेस्टफुल, प्लीजेंट टेस्टिंग, मतलब टेस्टी खाना जैसे आप बोलते हो, है ना. प्लीजेंट टेस्टिंग इसकी मतलब होता है प्लीजेंट टेस्टिंग. और यहाँ पे बात हो रही है टेस्टलेस की, तो ये अपोजिट हुआ. इसका मतलब होता है टेस्टी फूड और ये था टेस्टलेस, तो अपोजिट क्या हुआ? पैलेटेबल. इन्फिनाइट का तो मतलब अनंत होता है, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ ए स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन. तो ये जो अंडरलाइन वर्ड है दिस, इसकी पार्ट ऑफ स्पीच हमें बतानी है. तो दिस हैज़ बीन सेंट्रल टू द इंडियन कल्चर. यहाँ पे दिस जो है ना, वो फर्स्ट हम देख लेते हैं कि कहाँ पे यूज़ हुआ है. दिस, यहाँ पे दिस हैज़ बीन, ये वाला दिस है ना. तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है? यहाँ पे ना वेजिटेरियन की बात हो रही थी ना. सो बेसिकली यहाँ पे दिस जो हमारा यूज़ हुआ है वो किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ हुआ है? क्वेश्चन नंबर 21-23. सो दिस यहाँ पे जो हमारा यूज़ हुआ है वो किस कॉन्टेक्स्ट में हुआ? प्रोनाउन के हुआ है. किसके लिए हुआ है? दिस. यहाँ पे वेजिटेरियन की बात हो रही थी, उसके लिए बताया गया कि वेजिटेरियन हैज़ बीन सेंट्रल टू द इंडियन कल्चर ना. तो ये प्रोनाउन है, नाउन था वेजिटेरियन, उसका प्रोनाउन है, मतलब उसके जगह पे दिस को यूज़ कर लिया गया. तो यहाँ पे क्या, ये प्रोनाउन है इसकी पार्ट ऑफ स्पीच. नेक्स्ट क्वेश्चन है द इम्प्लिसिट मैसेज दैट वेजिटेरियनिज्म स्प्रेड इज. सो हमने पढ़ा था ना कि उसकी एक इम्प्लिसिट मैसेज है जो कि वेजिटेरियन क्या करता है, ये लिखा हुआ है. इम्प्लिसिट मैसेज क्या है इसका? ऑफ यूनिवर्सल लव एंड नॉन वायलेंस. यूनिवर्सल लव एंड नॉन वायलेंस. यूनिवर्सल लव एंड नॉन वायलेंस. ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर. Which of the following is not a motive for people to draw to vegetarian. इनमें से कौन सा मोटिव नहीं है जो कि लोगों को खींच रहा है वेजिटेरियन की तरफ? तो क्या होगा? They want to preserve Earth's natural resources. ये है, ये लिखा हुआ था कि वो नेचुरल रिसोर्सेज को प्रिजर्व करना चाहते हैं. They oppose eating animals because of their love for them. ये भी था कि वो एनिमल्स को लव करते हैं इसलिए उन्हें नहीं खाना चाहते. एथिकल वैल्यूज जहाँ पे थी. द फाइंड वेजिटेरियन फूड चीपर देन नॉन वेजिटेरियन फूड. ऐसा कहीं पे भी पैसे की तो बात ही नहीं हुई थी ना, कहीं पे भी वेजिटेरियन या फिर नॉन वेजिटेरियन, पैसे की तो कहीं पे बात ही नहीं हुई थी. तो नॉट मोटिव में यही हो जाएगा क्योंकि दे वांट टू लिव लॉन्गर हेल्थियर, ये तो मेंशन था. सिर्फ ये मेंशन नहीं था कि वो वेजिटेरियन फूड जो होते हैं वो चीपर होते हैं नॉन वेजिटेरियन के कंपैरिजन में, है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड स्टेट विच ऑफ द ऑप्शन गिवन बिलो इज करेक्ट. इनमें से कौन सा सही हमें बताना है. तो वेजिटेरियनिज्म
promotes longer and healthier lives and helps to preserve Earth's natural resources. So vegetarian promotes क्या करता है, longer, healthier, help preserve Earth's natural resources. ये तो mention था वहाँ पे, है ना. Vegetarianism has not become very popular because it does not help in prevention or treatment of the heart disease. ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है. वहाँ पे लिखा हुआ है कि वो नहीं बन पाया क्योंकि रीज़न उसके लिए क्या दिया गया था कि वो लोगों की आंतरिक इनवर्ड लुकिंग हैबिट है. दिस में भी वो नहीं, नॉट शुड बी स्प्रेड, शुड हैव कैसा नहीं स्प्रेड हो, क्योंकि इट इज़ यूजली इनवर्ड लुकिंग हैबिट है जो बेस्ट कल्टिवेटेड इन द माइंड में, तो लोगों के अंदर रह जाती है, इसलिए वो नहीं स्प्रेड हुई है. सो ये कहीं मेंशन नहीं था, तो ओनली ए इज़ करेक्ट. ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेजिटेरियनिज्म इज नॉट एज पॉपुलर एज इट शुड बी बिकॉज. क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वो अभी जस्ट पढ़ के आया, क्योंकि इट इज़ एन इनवर्ड लुकिंग हैबिट एंड इज बेस्ट कल्टिवेटेड इन द माइंड, और केवल माइंड में ही रहती है, राइट. आइडेंटिफाई द क्लॉज ऑफ द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस. अ लो फैट वेजिटेरियन डाइट इज द सिंगल मोस्ट इफेक्टिव वे इन विच वी कैन स्टॉप द प्रोग्रेशन ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिसीज. तो इसमें हमसे क्या पूछा गया है, क्लॉज बताना है हमें. इन विच, इसका जो अंडरलाइन हुआ है इसका क्लॉज कौन सा है, नाउन क्लॉज है कि एडवर्ब क्लॉज है कि प्रिंसिपल क्लॉज है कि एडजेक्टिव क्लॉज है. तो ये हमारा क्या है, एडजेक्टिव क्लॉज है, क्योंकि यहाँ पे ये नाउन दी हुई है. क्या, द सिंगल मोस्ट इफेक्टिव वे, इसके बारे में आगे एक्सप्लेन किया हुआ है. इन विच वी कैन स्टॉप द प्रोग्रेशन टू कोरोनरी आर्टरी डिसीज. तो दिस इज व्हाट, दिस इज एडजेक्टिव क्लॉज. एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है, जो कि किसी नाउन के बारे में बता रहा होता है, ठीक है. अब यहाँ पे एक और हमारा पैराग्राफ आया है, इसको हम बाद में करें, पहले हम क्वेश्चंस देख लेते हैं, जो कि पैराग्राफ के अलावा, एक पैराग्राफ हमने सॉल्व कर लिया रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एक बचा हुआ है, बाकी के हम क्वेश्चंस देख लेते हैं. इसका क्वेश्चन कहाँ से कहाँ तक का है देख लेते हैं हम. 129 to 135, 136 से हमारे पेडागोगी की बेसिकली क्वेश्चंस होंगे. दिस इज 136, यहाँ से वो वाला पैसेज हम लास्ट में करते हैं, ओके. द लैंग्वेज यूज्ड इन द क्लासरूम इन द वेरियस कंटेंट एरियाज एज द टीचर प्रेजेंट एंड इंटरैक्ट विथ स्टूडेंट्स, व्हाट इज द लैंग्वेज स्किल नोन एज. सो जो लैंग्वेज है वो क्लासरूम में यूज़ हो रही है, वेरियस कंटेंट एरियाज में टीचर उसे प्रेजेंट कर रहा है इंटरैक्ट करने में चिल्ड्रन के साथ. तो ये कौन सी स्किल है, लैंग्वेज स्किल आपको बताना है. लैंग्वेज फॉर रियल लाइफ पर्पस, लैंग्वेज रजिस्टर, कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी और बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल. तो ये कौन सी स्किल है, ये है कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी. इसे शॉर्ट फॉर्म में क्या बोला जाता है, काल्प बोला जाता है, CALP. ये बेसिकली क्या होती है कि लिंग्विस्टिक स्किल को अंडरस्टैंड और डिस्कस द कंटेंट के लिए इसको यूज़ किया जाता है. दिस इज वॉज शॉर्ट फॉर्म में इसको काल्प बोला जाता है, कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी. और ये जो बिक्स है, BICS, ये क्या होती है, ये होती है कि हम ये जर्नल बोलचाल में यूज़ करते हैं, जिसको एवरीडे हम यूज करते हैं सोशल फेस टू फेस इंटरेक्शन के लिए. बेसिक स्किल फॉर कम्युनिकेशन जहाँ की बात होगी वहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल. और जहाँ पे कॉग्निटिव रिलेटेड कोई बात होगी वहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी. तो यहाँ पे बात हो रही थी कि लैंग्वेज वो यूज़ कर रहा है टीचर प्रेजेंट करने में, इंटरैक्ट करने में स्टूडेंट्स के लिए. तो यहाँ पे कौन सी स्किल हो जाएगी, कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, ओके. ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज असेसमेंट फॉर लर्निंग. तो 2 टाइप्स ऑफ असेसमेंट, जैसे असेसमेंट फॉर लर्निंग होता है, एक असेसमेंट ऑफ लर्निंग होता है. असेसमेंट फॉर लर्निंग में हम क्या करते हैं, बच्चे का ड्यूरेशन में ही हम प्रोग्रेस चेक करते हैं कि बच्चा कितना सीख रहा है. और असेसमेंट ऑफ लर्निंग में हम गोल ओरिएंटेड होते हैं, हम लर्निंग उसने कितना किया उस पर फोकस ज़्यादा करते हैं. तो हमें क्या बोले, असेसमेंट फॉर लर्निंग. जैसे देखिए फर्स्ट ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, असेसमेंट डिज़ाइन टू नो स्टूडेंट्स प्रोग्रेस एट द एंड ऑफ द ईयर एंड फॉर कंसिडरेशन टू प्रमोट देम. ये क्या है, ये असेसमेंट ऑफ लर्निंग का एग्जाम्पल है कि आप क्या कर रहे हो, असेसमेंट कर रहे हो ऑफ लर्निंग का, कि वो आप लास्ट में एंड ऑफ द ईयर देखोगे कि उसका कितना प्रोग्रेस हुआ है, ठीक है. फिर नेक्स्ट ऑप्शन है असेसमेंट बाय द स्टेट टू डायग्नोज द अचीवमेंट ऑफ द लर्नर्स. यहाँ फिर से देखिए अचीवमेंट की बात हो रही है, तो ये क्या है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग. यहाँ पे
असेसमेंट डिज़ाइन टू मॉनिटर स्टूडेंट्स प्रोग्रेस एट द एंड ऑफ द टर्म। यहाँ पे फिर से एंड ऑफ द टर्म की बात हो रही है, तो असेसमेंट ऑफ लर्निंग के एग्जाम्पल है ये। असेसमेंट डिज़ाइन टू मॉनिटर एंड इम्प्रूव स्टूडेंट्स प्रोग्रेस ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, दिस इज द असेसमेंट फॉर लर्निंग। ये असेसमेंट फॉर लर्निंग का एग्जाम्पल है कि हम ड्यूरिंग जो टर्म चल रही है ना उसी में प्रोग्रेस कितना किया बच्चा वो देखना चाह रहे हैं। बाकी सब में असेसमेंट ऑफ लर्निंग था क्योंकि हम एंड में देख रहे थे कि उसने कितना अचीव किया। तो असेसमेंट ऑफ लर्निंग के एग्जाम्पल्स थे। नंबर 4 जो है वो असेसमेंट फॉर लर्निंग का एग्जाम्पल है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ ग्रामेटिकल नॉलेज डज द फॉलोइंग स्टेटमेंट मीन। सो इनमें से कौन सा ग्रामेटिकल नॉलेज जो है, एक सेकेंड, यहाँ पे डिस्क्राइब लाइंग, ओके, प्रैक्टिस, हाँ क्या लिखा है, नॉलेज अबाउट द फॉर्म डिस्क्राइबिंग इट एंड अप्लाइंग इट इन लिमिटेड प्रैक्टिस। सो नॉलेज का फॉर्म के बारे में डिस्कस हो रहा है और क्या हो रहा है, डिस्क्राइब हो रहा है, और कैसे लिमिटेड सरफेस में इसको आप अप्लाई कर पा रहे हो। तो ये क्या है, ऑप्शन नंबर 3 की बात हो रही है, डिक्लेरेटिव नॉलेज की बात हो रही है, जिसमें आप क्या करते हो, एक्सप्लिसिट नॉलेज को, कि लैंग्वेज की रूल्स आपको पता है, फॉर्म्स पता है, आपको स्ट्रक्चर पता है, आपको ये बेसिकली पता है कि ऐसा रूल है जो कि एग्जिस्ट करता है, और आप उसको एक्सप्लेन करने के लिए आप बता सकते हो, आपको समझ में आ रहा है कि ये है, आपने पढ़ा हुआ है, आप एक्सप्लेन कर सकते हो। ये क्या होती है, डिक्लेरेटिव नॉलेज होती है, बट ये लिमिटेड होती है क्योंकि आप प्रैक्टिकलिटी में यूज़ नहीं कर पाते हो। इसी कॉन्ट्रैक्ट में जो प्रोसीड्यूरल नॉलेज होती है वो क्या होती है, आप उसको अडेप्ट कर सकते हो, आप जानते हो कि वो क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, तो आप अपने ज़रूरत के हिसाब से उसको मॉडिफाई कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। तो प्रोसीड्यूरल नॉलेज होती है, और यहाँ पे आप फॉर्म के बारे में जा रहे हो, जानते हो, कोई रूल जानते हो, आप उसके बारे में डिस्क्राइब कर रहे हो और अप्लाई करते हो, बट लिमिटेड प्रैक्टिस वे में, तो ये क्या होता है, डिक्लेरेटिव नॉलेज होती है। ओके, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फॉलोइंग टास्क नोन एज, इनमें से कौन सा जाना जाता है, क्या लिखा हो, अ पीस ऑफ स्मॉल टेक्स्ट इज मेड इनटू 2 डिफरेंट चंक्स, एक स्मॉल टेक्स्ट को 2 डिफरेंट चंक्स में बांट दिया गया, और एवरी अल्टरनेट सेंटेंस इज गिवन टू अ पेयर एंड ईच लर्नर डिक्टेट्स टू द अदर एंड द अदर राइट्स। तो क्या किया जा रहा है, उसको बांट दिया गया है पैराग्राफ को, और एक लर्नर जो है उसे डिक्टेट कर रहा है, दूसरा क्या कर रहा है, राइट कर रहा है। दिस प्रोसेस इज रिवर्स टू मेक द अदर पर्सन लिसन एंड राइट एंड देन कैन लेटर वर्क टुगेदर टू फाइनलाइज द होल टेक्स्ट। तो ये प्रोसेस की गई, रिवर्स कर दी गई, कि मतलब दूसरा बोल रहा है लर्नर और पहला वाला लिख रहा है। इसे क्या बोलोगे आप, पैराग्राफ डिक्टेशन, म्यूचुअल डिक्टेशन, ग्रामर डिक्टेशन और ट्रांसक्रिएशन। तो इसको क्या बोला जाएगा, म्यूचुअल डिक्टेशन, जिसमें दोनों आपके जो पेयर हैं वो एक म्यूचुअली क्या है, इन्वॉल्व हैं, एक पढ़ रहा है, दूसरा लिख रहा है, फिर दूसरा पढ़ रहा है, तो पहला लिख रहा है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू फॉर्म ओरिएंटेड लैंग्वेज इनपुट रिफर्स टू। जो फॉर्म ओरिएंटेड लैंग्वेज इनपुट है वो क्या होती है, बेसिकली आपको बताना है। तो इनपुट्स विच फोकस ऑन इन्फॉर्मेशन, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। इनपुट विच फोकस ऑन इन्फॉर्मेशन इज फॉर्म ओरिएंटेड लैंग्वेज इनपुट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोडक्टिव वोकैबुलरी। सो प्रोडक्टिव वोकैबुलरी बेसिकली क्या होती है, ऐसी वोकैबुलरी जिसको आप यूज कर सको अपने लिखने में, बोलने में, सिर्फ आपको पढ़ के याद नहीं हो, आप कहीं देखो तो उसको रिकॉग्नाइज भी कर पाओ। क्या लिखा हुआ है, वर्ड्स दैट वी रिकॉग्नाइज वी हियर, ठीक है, हम आगे पढ़ लेते हैं। वर्ड्स दैट वी फेल टू रिकॉग्नाइज, ठीक है, ये तो हो ही नहीं सकती। वर्ड्स दैट वी मे रिकॉल समटाइम्स वाइल लिसनिंग, हम सुनते हैं कभी कभार हमें याद आ जाता है। वर्ड्स दैट वी यूज इन राइटिंग एंड स्पीकिंग, तो बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। प्रोडक्टिव वोकैबुलरी का मतलब जिसे आप लिखने में यूज़ कर पाओ, बोलने पे यूज़ कर पाओ, वो होती है हमारी प्रोडक्टिव वोकैबुलरी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है संध्या रीड्स इन आर्टिकल ऑन मशीन लर्निंग टू फाइंड सम इन्फॉर्मेशन, वॉट इज़ हर रीडिंग नोन एज। वो क्या कर रही है, रीड कर रही है एक आर्टिकल को मशीन लर्निंग के बारे में, कोई सम इन्फॉर्मेशन के लिए वो रीड कर रही है, मतलब उसको पहले से कुछ क्वेश्चन उसके माइंड में है, वो कुछ पढ़ रही है ताकि अपने सवालों का जवाब ढूंढ सके। तो बेसिकली वो क्या कर रही है, स्कैनिंग कर रही है। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। स्किमिंग क्या होता है कि आप जर्नल व्यू लेना चाहते हो एक पैराग्राफ का, को किसके बारे में, तब आप स्किमिंग करते हो। रिव्यूइंग तब दोबारा आप देखोगे। ग्लांसिंग
ऊपर ऊपर से देख रहे हो, वो स्कैनिंग कर रही है, मतलब उसको एक पर्टिकुलर उसके पास प्रॉब्लम है, उसको कोई इन्फॉर्मेशन है, वो उसके लिए उसको स्कैन कर रही है, ढूंढ रही है, तो ये स्कैनिंग के अंदर आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ द विच ऑफ, क्या है यहाँ पे, हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ द इनेटनेस हाइपोथेसिस ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लैंग्वेज लर्निंग। तो इनमें से कौन सा सही है, जो हाइपोथेसिस है कौन सा सही है। तो लैंग्वेज इज यूनिक ओनली टू ह्यूमन एंड ओनली ह्यूमन कैन स्पीक अ लैंग्वेज। लैंग्वेज सिर्फ ह्यूमन के लिए भी यूनिक है, वही सिर्फ बोल सकते हैं, नहीं। लैंग्वेज ये बेसिकली ये हाइपोथेसिस क्या करता है, बोलता है इसके हिसाब से कि लैंग्वेज जो एक्विजिशन की जो फैकल्टी मतलब जो कॉम्पिटेंट है वो ह्यूमंस में पहले से ही इनहेरिटेड है, वो टाइम आने पे अनफोल्ड हो जाती है। बेसिकली ये हाइपोथेसिस एक्विजिशन का ये कहता है, लैंग्वेज एक्विजिशन का। लैंग्वेज फैकल्टी प्रेजेंट इन चिल्ड्रन मेक देम कंसीव लैंग्वेज थ्रू इंटेंस प्रैक्टिस और ड्रिलिंग, कि प्रैक्टिस और ड्रिलिंग के द्वारा आती है, नहीं। लैंग्वेज फैकल्टी प्रेजेंट इन चिल्ड्रन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन एंड एक्विजिशन ऑफ द लैंग्वेज इन चिल्ड्रन। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, कि वो जो लैंग्वेज फैकल्टी है ना वो पहले से ही बच्चों में प्रेजेंट होती है, जो कि लैंग्वेज के एक्विजिशन और प्रोडक्शन में लिए बच्चों को हेल्प करती है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर बॉटम अप लिसनिंग एक्टिविटीज़। जो बॉटम अप लिसनिंग एक्टिविटीज़ हैं इनमें से कौन सी हैं। सो बॉटम अप लिसनिंग जो होती है वो क्या होती है, लैंग्वेज प्रोसेसिंग अप्रोच वेयर द लिसनर बिल्ड्स मीनिंग फ्रॉम द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड्स टू लार्जर स्ट्रक्चर। तो ये बेसिकली इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, कि डिक्टेशन भी जिसमें शामिल है, क्लोज लिसनिंग शामिल है, यूज ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, आइडेंटिफाइंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्टेटमेंट्स, सारे पेरीड मतलब सारी वेराइटीज के उसमें शामिल है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल लर्नर्स इन स्कूल बिगिन देयर एजुकेशन इन द मदर टंग एंड मूव ऑन टू ऑड मेनी टू ऐड मेनी मोर लैंग्वेजेस एज दे मूव फॉरवर्ड इन स्कूल। तो पहले वो मदर टंग में सीखना शुरू करता है, फिर वो दूसरी लैंग्वेजेस में मूव करता है। तो ये क्या है, what is this known as in language in education policy में इसको क्या बोला गया, मदर टंग बेस्ड मल्टीलिंगुअलिज्म। ऑप्शन नंबर 145 का ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। मदर टंग बेस्ड मल्टीलिंगुअलिज्म होता है, पहले मदर टंग पे आप बेस्ड करते हो, फिर दूसरी लैंग्वेज में आप मूव करते हो। 3 लैंग्वेज फार्मूला, बेसिकली 3 लैंग्वेज फार्मूला है जिसमें आप मदर टंग, एक इंग्लिश हो गई या फिर कोई एक अदर लैंग्वेजेस आप बच्चों को सिखाते हो। तो ये क्या है, मदर टंग बेस्ड मल्टी लिंगुअलिज्म इसको बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट वुड यू नॉट इंडोर्स फॉर द टीचिंग लर्निंग ऑफ पोएट्री। तो इनमें से कौन सा आप इंडोर्स मतलब नहीं सपोर्ट करोगे जो टीचिंग लर्निंग पोएट्री के लिए। क्या है, पोएट्री इज़ फॉर वर्किंग विथ लैंग्वेज, ये सही है। मुझे नई वाला हमें चाहिए ना, जो गलत है वही आपका आंसर होगा क्योंकि यहाँ पे नॉट पूछा हुआ है। पोएट्री इज़ फॉर प्लीजर, ठीक है। पोएट्री इज़ फॉर टीचिंग ग्रामर, दिस इज़ रॉन्ग। अगर पोएट्री आप टीचिंग ग्रामर के लिए पढ़ लिए तो हो सके। पोएट्री बेसिकली इमेजिनेशन होती है एक पोएट की, राइट। इमेजिनेशन में तो वो कुछ भी करते रहते हैं, चाँद सितारे, तो आप उसको आप ग्रामर पढ़ाने के लिए तो ऑब्वियसली नहीं यूज़ करोगे। तो ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर, बिकॉज पोएट्री इज़ फॉर टीचिंग ग्रामर नहीं है, इंडोर्स नहीं करोगे। इमेजिनेशन के लिए तो आप ऑफकोर्स कर सकते हो ना, तो ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ टीचर गिव्स द फॉलोइंग असाइनमेंट्स to her students of class 8th, what type of writing would this be described as। कि टीचर एक असाइनमेंट दे रहा है 8वीं के बच्चों को, आप इस राइटिंग को कैसे डिस्क्राइब करोगे। तो इन पेयर्स ब्रेनस्टॉर्म जॉट डाउन आइडियाज। जॉट डाउन का क्या मतलब होता है, नीचे लिखना, ठीक है। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग करना है, लिखना आइडियाज़ को, डेवलप देम इनटू अ गुड राइट अप गिविंग 2 आर्गूमेंट्स इन फेवर एंड 2 अगेंस्ट द टॉपिक। मतलब टॉपिक में आप ब्रेन स्टॉर्मिंग कर रहे हो, जो लिख रहे हो, और 2 लाइनें क्या करते हो आप, आर्गूमेंट उसके सपोर्ट में भी दे रहे हो और अगेंस्ट में भी दे रहे हो। स्टूडेंट्स डू नॉट नीड टू हैव प्रिंटेड बुक एनी मोर, उनको प्रिंटेड बुक की ज़रूरत नहीं है। तो बेसिकली वो क्या कर रहे हैं, वो कर रहे हैं डिस्कर्सिव राइटिंग, इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है, डिस्कर्सिव राइटिंग।
So discursive writing involves discussing a topic by presenting balanced argument. आप फेवर में भी बोल रहे हो और आप अगेंस्ट में भी बोल रहे हो, उसके फेवर में बता रहे हो और उसके अगेंस्ट में भी बता रहे हो, उसको क्या बोला जाता है? डिस्कर्सिव राइटिंग, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द फॉलोइंग टास्क इन्वॉल्व? तो ये जो टास्क है वो किस में इन्वॉल्व होता है? लर्नर्स आर गिवन a hotel menu and they have to order food for 4 people for an amount of 1800। तो लर्नर्स को क्या किया गया है? होटल मेन्यू दिया गया है और उन्हें 4 लोगों के लिए खाना ऑर्डर करना है, उनको 1800 रुपये दे दिए गए हैं। वन इज़ अ वेजिटेरियन, एक वेजिटेरियन है, और अदर वन इज़ एलर्जिक टू मशरूम्स, उसको एलर्जी है मशरूम से, ठीक है। दे हैव टू कीप ₹70 फॉर ऑटो रिक्शा टू गो बैक होटल, उन्हें 70 रुपये रखने भी हैं वापस होटल जाने के लिए। लर्नर्स आर स्पीकिंग अबाउट व्हाट दे विल ऑर्डर, लर्नर्स जो है स्पीक कर रहे हैं कि उन्हें बात कर रहे हैं कि उन्हें क्या मंगवाएंगे वो। देयर प्रेफरेंसेस एंड कीपिंग द मनी टू गेट बैक टू द होटल, उन्हें खाना भी मंगाना है और पैसे भी बचाने हैं ताकि वो ऑटो रिक्शा कर सकें वापस होटल जाने के लिए। तो आप इसको क्या बोलोगे? स्टडी, इंगेज, रिफ्लेक्ट, यूज लैंग्वेज, कॉग्निटिव स्ट्रैटेजी, प्रेजेंट, प्रैक्टिस, प्रोड्यूस और हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, बिकॉज इसमें लर्नर्स सब कुछ वेराइटी ऑफ टास्क कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? वो उन्होंने खाना भी ऑर्डर करना है, उन्हें वेजिटेरियन एंड एलर्जिक है जो मशरूम से, उनमें भी कंपेयर करना है कि किससे क्या देना है, ऊपर से उन्हें पैसे भी बचाने हैं। तो क्या हो रहा है? ये हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स उनकी क्या हो रही है? डेवलप हो रही है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज पेडागॉगिकल रियलाइजेशन ऑफ मटेरियल्स मीन इन लैंग्वेज टीचिंग? सो लैंग्वेज की जब टीचिंग करते हो पेडागॉगिकल रियलाइजेशन ऑफ मटेरियल क्या होती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एम्बेडिंग द पेडागॉगी इनटू द मटेरियल्स टू इनेबल द टीचर टू अडॉप्ट द पेडागॉगी, कि मटेरियल्स के हिसाब से आप टीचर को इनेबल कर रहे हो, मतलब उसे आप बना रहे हो काबिल कि वो पेडागॉगी को क्या करे? समझा सके, बेसिकली लैंग्वेज को पढ़ा सके, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लर्निंग इज़ अ सर्च फॉर मीनिंग। सो लर्निंग क्या है? एक खोज है अर्थ की, मतलब समझने की, समझ की, मीनिंग की। देयरफॉर लर्निंग मस्ट स्टार्ट विद द इश्यू अराउंड विच लर्नर आर एक्टिवली ट्राइंग टू मेक मीनिंग। इसलिए लर्निंग स्टार्ट होनी चाहिए किस इशू के अराउंड? जहाँ पे लर्नर एक्टिवली, मतलब सक्रिय रूप से कोशिश कर रहे हैं मीनिंग ढूंढने की। विच एजुकेशनल फिलॉसफी एडवोकेट्स द अबव आइडिया? ये कौन सी एजुकेशनल फिलॉसफी है जो ये आइडिया जो है क्या एडवोकेट करती है, मतलब सपोर्ट करती है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपका कंस्ट्रक्टिविज्म। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। कंस्ट्रक्टिविज्म में क्या होता है कि वो लर्निंग इज अ सर्च फॉर मीनिंग, लर्निंग को बेसिकली एक सर्च बोला जाता है मीनिंग को, जिसपे आप सीखते हो, प्रैक्टिस करते हो, राइट। चलिए, ये हमारे थे 150th क्वेश्चन था ना हमारा। एक पैराग्राफ अभी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है हमने छोड़ दिया था, हम उसे कर लेते हैं। तब तक आप इसे पढ़िए, तब तक मैं पानी पी लेती हूँ, राइट। क्या बोल रहा है? लैक ऑफ सेल्फ कंट्रोल हैज़ बॉट ग्रीफ टू मोर पीपल देन एनी अदर शॉर्ट कमिंग्स नोन टू ह्यूमन रेस। जो लैक मतलब कमी है सेल्फ कंट्रोल की, आत्म जो संयम है उसकी जो कमी है, ब्रॉट मतलब लाया है, ग्रीफ मतलब दुख, मोर पीपल मतलब ज़्यादातर लोगों को, किससे ज़्यादा? जो शॉर्ट कमिंग है, बाकी की जो प्रॉब्लम्स हैं, नोन जो ह्यूमन रेस मतलब इंसानियत को जो बाकी की प्रॉब्लम जानी जाती हैं, उसे कहीं ज़्यादा दुख जो ये लैक ऑफ सेल्फ कंट्रोल लाया है, जो हमें संयम की कमी होती है। एवरी सक्सेसफुल पर्सन मस्ट हैव सम सॉर्ट ऑफ बैलेंस फील फॉर हिज और हर इमोशंस। जो हर एक सक्सेसफुल, एवरी मतलब प्रत्येक, सक्सेसफुल जो इंसान है वो मस्ट मतलब होगा ही उसके पास एक सॉर्ट ऑफ बैलेंस, उसके पास एक बैलेंस व्हील होगा। व्हील मतलब तो चक्की, वो बोलते हैं ना पहिया बेसिकली। तो यहाँ पे उसका मतलब बैलेंस करने का उसका कोई ना कोई तरीका होगा इसके पास। हिज और हर मतलब हिज अगर बॉय है तो उसके लिए, हर है तो गर्ल है उसके लिए, पर्सन की बात हो रही है, इसलिए हिज और हर इमोशंस, वो अपने इमोशन को मतलब अपनी भावनाओं को कंट्रोल में कर पाए, उसके पास कोई बैलेंस व्हील तो होगा ही। व्हेन अ पर्सन बिकम्स एक्सट्रीमली एंग्री,
certain glands triggered by negative emotions begin to empty their contents into the blood, and if this is kept up for more time, it will result in serious damage to the entire system, sometimes leading to death. तो क्या बोला गया है कि when एक पर्सन जो है वो एक्सट्रीमली मतलब बहुत ज़्यादा एंग्री मतलब गुस्सा हो जाता है, जो कुछ ग्लैंड्स हैं वो ट्रिगर हो जाती हैं, मतलब चालू हो जाती हैं, दब जाती हैं, तो क्या करना, निगेटिव इमोशंस हमारे स्टार्ट हो जाते हैं, जो क्या खाली अपना कंटेंट को खाली करने लगती हैं ब्लड वेसल में, वो स्टार्ट हो जाती हैं ब्लड वेसल में। और अगर ये लगातार चलता रहा फॉर सम टाइम के लिए, तो ये इट विल रिजल्ट, इससे क्या होगा कि सीरियस डैमेज हो सकता है हमारे इंटायर सिस्टम को, कई बार तो लीडिंग टू डेथ की मतलब मृत्यु भी हो जाती है। द ब्लड कोगुलेट्स का मतलब क्या होता है, ब्लड वेसल में जो क्या होते हैं कि आपकी ब्लड की क्लॉटिंग होने लगती है, थक्का जमने लगता है ना, लिक्विड जो है वो थिक होने लगता है, मोटा होने लगता है, उसे कोगुलेट्स बोला जाता है। सो ब्लड कोगुलेट्स जो है एट दैट टाइम, उससे क्या होता है, ये सारे गुस्से की वजह से क्या हुआ कि ब्लड हमारा जमने लगा, ऐसा उसमें लिखा हुआ इंसान का। तो नेचर क्रिएटेड दिस सिस्टम फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द यंग ह्यूमन रेस ड्यूरिंग द सेवियस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। तो ऐसा कब बनाया गया था, ये सिस्टम जो बनाया गया था वो प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया था, कि गुस्सा जब आए तो ऐसा इमोशंस नेगेटिव रिलीज हो तो ब्लड क्लॉटिंग होने लगे। ये क्यों बनाया गया था कि सेवियस मतलब स्टार्टिंग में जो डेवलपमेंट की स्टेज थी ना, जब इंसानियत मतलब सिविलाइजेशन वो कर रही थी, बन रही थी हमारी, उसके लिए बनाया गया था। व्हेन जब क्या होता था कि एंगर यूजली प्रीसीडिंग अ फाइट माइट मीन ओपनिंग ऑफ द वेन्स एंड लॉस ऑफ ब्लड। तो क्या होता था कि अगर एंगर आ गया तो हो सकता है कि गुस्से की वजह से, लड़ाई की वजह से वेन्स खुल जाए और सारा का सारा ब्लड जो है वो गिर जाए वेसल से, नर्व से, तो क्लॉटिंग होने लगती थी, ब्लड थक्का जमने लगता था, ताकि ऐसा ना हो, इसलिए बनाया गया था ये, जो नेचर ने हो सकता है ऐसे बनाया और लिखा हुआ यहाँ पे। देयर इज़ अ रीज़न ऑफ डेवलपिंग सेल्फ कंट्रोल, कारण है कि हमें सेल्फ कंट्रोल क्यों डेवलप करना चाहिए। वन हु लैक्स सेल्फ कंट्रोल में बी इजली मास्टर्ड बाई वन हु हैज़ सच कंट्रोल। लैक मतलब कमी है जिसके अंदर सेल्फ कंट्रोल की, हो सकता है में मतलब हो सकता है को इजली मास्टर्ड मतलब उसको काबू में कर लिया जाए, किसके द्वारा, जिसके पास सेल्फ कंट्रोल है, बाई द वन हु हैज़ सच कंट्रोल, मतलब जिसके पास सेल्फ कंट्रोल है उसके द्वारा वो मास्टर किया जा सकता है, मतलब उसको अपने काबू में किया जा सकता है, जिसके पास सेल्फ कंट्रोल नहीं है। सक्सेस इन लाइफ इज़ वेरी लार्जली अ मैटर ऑफ हारमोनियस निगोशिएशंस विद अदर पीपल। सो जो सक्सेस होती है ना लाइफ में, वो क्या होती है, लार्जली मतलब ज़्यादातर मैटर ऑफ हारमोनियस मतलब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, जो हम हारमोनी मतलब क्या होता है, शांति, जो हम आपस में बातें करके चीज़ों को सुलझा लेते हैं। निगोशिएशन मतलब जो बातें करके सुलझाना, बातचीत करना। वो अदर पीपल, जो सक्सेस होती है वो हारमोनियस, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करती है दूसरों के प्रति। एंड दिस रिक्वायर्स सेल्फ कंट्रोल इन अबंडेंस, और इसके लिए हमें दूसरों से बातचीत करके चीज़ों को सुलझाने के लिए क्या ये रिक्वायर करता है कि इसके लिए ज़रूरत होती है कि हमारे अंदर सेल्फ कंट्रोल हो, और वो इन अबंडेंस मतलब बहुत सारा सेल्फ कंट्रोल हो। The author of the Law of Success philosophy once observed a long line of angry women in front of the complaint desk of a large Chicago department store. So जो author हैं मतलब लेखक हैं इस बुक के लॉ ऑफ सक्सेस फिलॉसफी के, उन्होंने एक बार ऑब्जर्व किया मतलब देखा कि एक लॉन्ग लाइन, लंबी लाइन है, किसकी, एंग्री गुस्से वाली वुमेन की, जो फ्रंट किसके सामने है, कंप्लेंट डेस्क एक लगी हुई है, उसके सामने एक लंबी लाइन गुस्से वाली औरतों की लगी हुई है। कहाँ पे, लार्ज शिकागो डिपार्टमेंट स्टोर पे। द यंग वुमेन हु वॉज हियरिंग द कंप्लेंट्स, एक यंग वुमेन थी जो कि हियर कर रही थी, मतलब जो डेस्क के सामने जो लोग बैठे होते हैं ना कंप्लेंट लिखने के लिए, तो उसकी बात हो रही है। कंप्लेंट kept cool and smiled all the time, notwithstanding the fact that some of the women were very abusive. वो kept cool मतलब ठंडी रही, शांत रही, मुस्कुराती रही पूरा टाइम, किसके बावजूद, क्योंकि कुछ औरतें तो बहुत ही ज़्यादा अब्यूसिव गाली गलौज कर रही थी, उसके बावजूद वो जो डेस्क के सामने बैठी हुई थी वो स्माइल करती रही, खुश रही। वन बाई वन दिस यंग वुमन डायरेक्टेड द वुमन टू द राइट डिपार्टमेंट एंड शी डिड इट विद सच पॉइज दैट it caused the author to walk up closer where he could see just what was happening. So एक के बाद एक करके वो जो यंग वुमेन थी वो डायरेक्ट करती रही, जो लाइन वाली वुमेन थी उनको, राइट डिपार्टमेंट में, दाहिने की तरफ डिपार्टमेंट में, और उसने
ये सब किया सच पॉइज मतलब शांति के साथ, किसने कॉज कर दिया मतलब उसके कारण ऑथर खुद ही चल के पास में गए कि देखें भैया कि वहाँ पे हो क्या रहा है, व्हाट वाज हैपनिंग, मतलब क्या हो रहा है। अब इसी जो पैराग्राफ है हमारा सेल्फ क्या बोला गया है, सेल्फ कंट्रोल पे, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। तो हम देखते हैं क्या है क्वेश्चंस। स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इनको हमें ध्यान से पढ़ना है। लैक ऑफ सेल्फ कंट्रोल मेक्स पीपल ग्रीफ स्ट्रिकन, यहाँ पर लिखा हुआ था ना कि लैक ऑफ सेल्फ कंट्रोल हैज़ बॉट ग्रीफ टू द मोर पीपल, तो ये तो हमारा सही है ना, ये लिखा हुआ था। हारमोनियस निगोशिएशन विथ अदर पीपल इज रिक्वायर्ड फॉर सेल्फ कंट्रोल, नहीं ये अपोजिट लिखा हुआ है। क्या लिखा इसमें बोल गया कि हारमोनियस जो निगोशिएशन है, हमें मतलब बातचीत करके चीज़ों को सुलझाना चाहिए, वो ज़रूरी होता है सेल्फ कंट्रोल के लिए, नहीं सेल्फ कंट्रोल ज़रूरी है कि हारमोनियस हम निगोशिएशन दूसरे लोगों के साथ कर सके, तो ये जस्ट अपोजिट दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ओनली 4 ए इज़ करेक्ट और बी इज़ रॉन्ग, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट एवरी सक्सेसफुल पर्सन मस्ट हैव, हर एक सक्सेसफुल पर्सन को क्या होना चाहिए, सेल्फ कंट्रोल उसमें होना ही होना चाहिए, वो क्वेश्चन हमारे पैराग्राफ में मेंशन है, राइट। व्हाट डिड द यंग वुमेन हु वाज हियरिंग द कंप्लेंट डू, तो जो यंग वुमेन कंप्लेंट सुन रही थी उसने क्या किया, सी केप्ट हर कूल, वो शांत रही, हाँ यही सही है। वो दुखी हो गई, वो इम्पेशेंट हो गई, एंग्री हो गई, नहीं, वो केप्ट हर कूल मतलब वो शांति से रही आई, है ना। हारमोनियस निगोशिएशन इज नीडेड फॉर, जो हारमोनियस निगोशिएशन होता है वो किसके लिए ज़रूरी होता है, सेल्फ कंट्रोल के लिए नहीं, निगेटिव इमोशंस के लिए नहीं, प्रोटेक्शन नहीं, सक्सेस इन लाइफ। तो हारमोनियस निगोशिएशन जो होता है, अगर हमें सक्सेस बनना है तो वो ज़रूरी होता है क्योंकि हमें अदर लोगों के साथ डील करनी होती है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड प्लीजर, है ना। सो प्लीजर का अपोजिट में हमें बताना है, प्लीजर का मतलब क्या होता है, हैप्पीनेस, है ना, हैप्पीनेस। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, ग्रीफ, मतलब होता है सॉरो, दुख। एंगर मतलब गुस्सा, डैमेज नहीं, लॉस नहीं, ग्रीफ इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू द फ्रेज लिक्विड गेटिंग थिक एज यूज्ड इन द, मतलब लिक्विड मतलब कोई भी तरल पदार्थ है वो थिक मतलब मोटा पड़ जाए, ट्रिगर्ड नहीं, सेवेज नहीं, कंटेन नहीं। हाँ कोगुलेट हमने पढ़ा था कि ब्लड वेसल में जो ब्लड था वो क्या होने लगा था, जमने लगा था, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। सो हमें ये जो अंडरलाइन वर्ड है इसका पार्ट ऑफ स्पीच बताना है। फॉर का हमें पार्ट ऑफ स्पीच बताना है, प्रपोजिशन है, कंजंक्शन है, एडवर्ब है कि प्रोनाउन है। सो बेसिकली यहाँ पे फॉर जो है केप्ट अप फॉर सम टाइम, यहाँ पे ये किसका काम कर रहा है, ये प्रपोजिशन का काम कर रहा है। यहाँ पे ड्यूरेशन के लिए बताया गया ना, कुछ देर तक के लिए, तो ये क्या है, ये प्रपोजिशन का काम कर रहा है। 36 से हम पहले ही कर चुके थे। तो ये हमारे क्वेश्चन थे जिन्होंने लैंग्वेज 2 में सेलेक्ट किया है इंग्लिश। आई होप आपको समझ आया हो। सो प्लीज़ कीप स्टडिंग, आप मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, हम जो फर्स्ट इंग्लिश को जिन्होंने फर्स्ट लैंग्वेज चूज किया है ना, हम देखेंगे उसका लेवल कैसा आता है, राइट। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।